अमीर हुसैन बात करना चाहता है आज कि बाबर कैसे भारत में आया, किसने बाबर को इनवाइट किया, क्या बाबर एक मेहरबान काइंड रूलर था या एक जालिम रूलर था। मुगल्स को पर्शियन ज़बान में जो था मंगोल्स को मुगल कहा जाता है। उमर शेख मिर्जा उसने और उसके रिलेटिव्स मिलकर उसके तख्त पर कब्जा कर लिया। तख्त पर कब्जा करने के बाद वो फिर दोबारा आया, रीटेक कर ही नहीं पाया। बाबर को लाहौर छोड़कर काबुल को फतह करना पड़ा क्योंकि उसका मेन जो उस वक्त जहाँ वो हुकूमत कर रहा था वो काबुल था, अफगानिस्तान था। अब बाबर के पास सिर्फ 12,000 फौज, वो कैसे इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज से मुकाबला करेगा, कैसे उसे हराएगा। इब्राहिम लोदी जो अपना उसका अहम दस्ता था, जो सबसे उसका तगड़ा दस्ता था, वो लेके मैदान में उतरा, लेकिन बाबर तक जो है भगा चुका था फौज को। लेकिन मन ही मन में इब्राहिम लोदी की वालिदा के दिल में ये चीज थी कि मैंने बदला लेना अपने बेटे के कत्ल का। अब चीमा साहब समझता था राणा सांगा जिसने के इनवाइट किया था बाबर को कि आओ और इब्राहिम लोदी को हराओ। सबसे पहले उसने कहा या अल्लाह मैं मन्नत मांगता हूँ कि अगर मैं ये जंग जीत गया मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। अच्छा। और जब मैं शेव करता हूँ मैं दाढ़ी रखना शुरू कर दूंगा। अब बाबर ने क्या किया, अपने फौज को हौसला देने के लिए 2 काम किए। एक तो उसने कहा जी ऊँटों के ऊपर शराब ही शराब वाइन आती थी काबुल से बन के, इतने शराब के वो शौकीन थे बाबर की फौज। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज दोबारा अमीर हुसैन मेरे साथ मौजूद है। अमीर हुसैन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिसर्च लेके आया है। सबसे पहले तो अमीर हुसैन आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अमीर हुसैन बात करना चाहता है आज कि बाबर कैसे भारत में आया, इंडिया में कैसे आया और किसने बाबर को इनवाइट किया, क्या बाबर एक मेहरबान काइंड रूलर था या एक जालिम रूलर था। इसके ऊपर आज अमीर हुसैन से बात करते हैं क्योंकि हिस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और हर दौर में इसकी बारे में लोग इसकी जुस्तजू तलाश रिसर्च करते रहते हैं। अमीर हुसैन आपका बाबर के बारे में क्या ख्याल है, आपकी क्या रिसर्च कहती है, आपने क्या पढ़ा है, हमें ज़रा एजुकेट करें। तो सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि मुगल्स को पर्शियन ज़बान में जो था मंगोल्स को मुगल कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि ये एक मंगोल फैमिली से बिलोंग करता था। ओके। जंगेज खान के चीमा साहब 2 बेटे थे, हलाकू खान और भी ज्यादा बेटे थे उनके, हलाकू खान और चगताई खान मेन किरदार इनका रोल था। और चगताई खान जो थे उस वक्त मुसलमान हो गए थे, उनके साथ हज़ारों मंगोल भी जो थे मुसलमान हो गए और हलाकू खान अपने दूसरे मंगोलों के साथ मिल गया। चगताई खान के जो फैमिली से बिलोंग करता था फिर तैमूर जो कि वो मुस्लिम था, फिर उसकी ही आगे डिसेंडेंट है ये बाबर, उसी शजरे से चल रहा है, उसी फैमिली से चल रहा है। ओके। और बाबर की खास बात ये थी कि वो मदर साइड से जंगेज खान के शजरे नस्ब रखता था और फादर साइड से तैमूर का। और इसी बात के उसके पास बहुत ही मिलिट्री एबिलिटीज भी थी क्योंकि फैमिली भी मैटर करती है। और चीमा साहब इस असल में बाबर के ऊपर छोटी उम्र में काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ गई थी क्योंकि उसके जो वालिद थे वो जल्द ही वफात पा गए जब वो 8-9 साल का था। तो उसे फरेगाना की हुकूमत पर तख्त नशीन कर दिया गया। जब वो छोटा था तो उसे तख्त नशीन 11 साल की उम्र में उसे तख्त नशीन किया गया। फरेगाना का रूलर था वो। तो उसने कहा कि कुछ साल रूल करने के बाद कि मैं समरकंद इलाका है उज़्बेकिस्तान का, तो मैं रीटेक करता हूँ क्योंकि मेरे वालिद का वो इलाका था। रीटेक करने गया तो समरकंद को तो उसने फतह कर लिया, लेकिन पीछे जो उसके चचा थे उमर शेख मिर्जा उसने और उसके रिलेटिव्स मिलकर उसके तख्त पर कब्जा कर लिया। तख्त पर कब्जा करने के बाद वो फिर दोबारा आया, रीटेक कर ही नहीं पाया। फिर ऐसे ही कई दफ़ा फतह करके हारने के बाद उसे फरेगाना से निकाल दिया गया। समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया और वो काबुल आ गया चंद अपने वफादार सिपाहियों के साथ और अपनी वालिदा के साथ जो कि उसके पास बच चुके थे। वो आके उसने काबुल को 1504 में फतह किया, 1504 में। फिर उसके बाद जब काबुल को उसने चीमा साहब फतह कर लिया था तो उसके पास अब मुख्तलिफ ऑप्शंस थे कि क्या वो दोबारा उज़्बेकिस्तान में जाके अपनी वालिद की रियासत को फतह करें या इंडिया की तरफ आए। कुछ साल बाद चीमा साहब देखें दोबारा जो है काबुल में जब बाबर ने लाहौर को पे ऊपर हमला किया तो काबुल में दौलत खान था उसका जनरल। लाहौर को जब उधर गया बाबर फतह करने के लिए, फतह कर लिया तो उसके बाद पीछे से दौलत खान ने बगावत कर ली कि भाई ये जो काबुल है आज के बाद हम मेरे अंडर होगा और मैं इसके ऊपर हुकूमत करूंगा। दोबारा बाबर को लाहौर छोड़कर काबुल को फतह करना पड़ा क्योंकि उसका मेन जो उस वक्त जहाँ वो हुकूमत कर रहा था वो काबुल था, अफगानिस्तान था। उसे दोबारा जो है लाहौर से वापस आना पड़ा काबुल और दोबारा दौलत खान को हरा कर उसने काबुल पर कब्जा किया। चीमा साहब नवंबर 1525 में दोबारा बाबर ने पंजाब के ऊपर हमला किया और कुछ इलाके फतह किए। असल में चीमा साहब मेन कहानी जो शुरू होती है वो है 21 अप्रैल 1526।
और यहाँ से फैसला होना था हिंदुस्तान का तख्त किसके हाथ में जा रहा है, क्या पठानों के खानदान इब्राहिम लोदी के पास जाएगा या फिर मुगल खानदान मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर के हाथ में तख्त जा रहा था। ओके। अब चीमा साहब ये बड़ी ही स्ट्रेटजी बनाई है बाबर ने, क्योंकि बाबर की फौज तकरीबन 12,000 के करीब थी, जबकि कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की फौज जो है 1 लाख थी, मतलब 10 गुना बड़ी फौज से उसे लड़ना था। और ये जंग जो थी पानीपत में हुई थी, और ये 5वां हमला था बाबर का इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर, हिंदुस्तान में जब उसने हमला किया। उसके बाद चीमा साहब जब देखा गया तो अब बाबर के पास सिर्फ 12,000 फौज, वो कैसे इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज से मुकाबला करेगा, कैसे उसे हराएगा। इब्राहिम लोदी के पास हजारों हाथी थे, घुड़सवार थे, इतनी बड़ी फौज थी, लेकिन बाबर ने कहा मैं लड़ूंगा। और पानीपत में एक स्ट्रेटजी बनाई बाबर ने। ओके। बाबर ने स्ट्रेटजी बनाई कि हम वो उसने 3 हिस्से किए फौज के। लेफ्ट साइड पे उसने फौज को खड़ा किया और आगे खंदक बना दी, ताकि दुश्मन जो है डायरेक्ट उस पर हमला ना कर सके। और जो मिडल में उसने फौज रखी, उसके आगे लकड़ी के जो छकड़े हैं उसने खड़े कर दिए, उसके पीछे तीरंदाज। और जो सबसे खतरनाक चीज थी, जो हथियार उसके दुश्मन ने आज तक देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था, वो थी बंदूक और तोपें। अच्छा। पहली दफा इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया जो तोपों और बंदूकों को, वो बाबर ने करवाया था। अच्छा। ये स्ट्रेटजी थी बाबर की, कि उसने पर्शिया से जो उसके पीछे कॉन्टैक्ट्स थे, उसने मंगवाया कि यार मुझे तोपें दो, मुझे बारूद दो, मैं इंडिया को फतह करना है। वो तोपें जब लेके गया बाबर, तो उसने कहा दुश्मन को नहीं पता था किसके पास क्या है। तो सबसे बड़ी जो गलती की इब्राहिम लोदी ने वो ये थी कि उसने वही जो 1500 साल पहले गलती की थी राजा पोरस ने अलेक्जेंडर के खिलाफ, कि खुलेआम हमला कर दो। इब्राहिम लोदी ने कहा मेरी 1 लाख की फौज, ये 12,000 का, इसे मैंने अपनी फौज को कम दिया, कुचल दो पकड़ के, एक साथ ही हमला कर दो। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपने इस तरह जाना है, ये शेप से जाना है। उन्होंने कहा, जिस कहते हैं पंजाबी में अन्य हमला कर दें, वो उन्होंने कहा चलो कर दो। लेकिन जैसे ही हाथी आगे बढ़े, 1000 हाथी था उसके पास, इब्राहिम लोदी के पास 1000 हाथी आगे बढ़े। बाबर ने कहा तोपें चला दो। तोपें चलाई तो हाथी इतनी जोर की आवाज सुनकर तोपों से डर गए और वापस उल्टे पांव भागना शुरू कर दिया। वो अपनी फौज कुचल दी, हजारों फौजी अपने कुचल दी उन्हें। ओए ओए ओए। तो फिर बाबर ने कहा अपने घुड़सवारों के साथ, उसने कहा हमला करो। वो अपनी फौज को लेकर आगे बढ़ा और ऐसा जोरदार हमला किया कि हिल गई इब्राहिम लोदी की फौज। और इब्राहिम फोदी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। इब्राहिम फोदी जो अपना उसका अहम दस्ता था, जो सबसे उसका तगड़ा दस्ता था, वो लेके मैदान में उतरा। लेकिन बाबर तब तक जो है भगा चुका था फौज को, लड़ चुका था। इतने फौजी को उनका मोराल अब था कि इब्राहिम लोदी का भी हरा दिया, और इब्राहिम लोदी उधर ही मारा गया, उधर लड़ते बैटलफील्ड में। वाह। उसका सर जो दाढ़ से अलग कर दिया गया। चीमा साहब फिर ये जो था, आप देखें कि अब बाबर के पास आ गया, पानीपत की जंग जीत गया। बाबर लाहौर भी बाबर के पास आ गया, लाहौर बाबर के पास आ गया, दिल्ली का तख्त भी बाबर के पास। ये कहते हैं कुछ घंटों की जंग थी, कुछ घंटों में ही उसने बाबर ने फतह कर ली सारा कुछ, क्योंकि तोपें चलाई हैं। उसने कहा जी आप हमला कर दो बगैर देखे समझे ही। ये की गलती राजा पोरस ने की थी 1500 साल पहले अलेक्जेंडर के खिलाफ, वही अब इब्राहिम लोदी ने किया। इब्राहिम लोदी जब हार जाता है, उसे वहां ही पानीपत में दफन कर दिया जाता है, बाबर के दफन कर दो इसे। अच्छा जी मैं साहब, इसके बाद बाबर गया है जी दिल्ली। दिल्ली जाके उसने कहा सबसे पहले तो वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाता है, दुआ मांगता है। फिर दिल्ली की जामे मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। अच्छा। फिर चीमा साहब उसके बाद जो है बाबर आगरा चले जाता है, जहाँ उसका बेटा हुमायूं पहले से ही मौजूद था। जब वो आगरा पहुंचा तो हुमायूं ने उसे कोहिनूर पेश किया, और वो वालियार के राजा विक्रमजीत के पास था। अच्छा। और वो उन्हें दिया हुमायूं को। हुमायूं ने आगे अपने बाप को बाबर को पेश कर दिया कि वालिद साहब मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। उसने कहा कि ये तुम ही रखो, तुमने ये लेके आए मेरे लिए, लेकिन आप ही रखो इसको। उसने दे दिया दोबारा। लेकिन चीमा साहब तब एक छोटा सा प्रॉब्लम एक बाबर के सामने एक और आ चुका था। वो ये था कि जो तख्त था और वो जो किला था आगरा का, और जो खजाना था सारा, वो अभी भी लोदी फैमिली के कंट्रोल में था। ओके। तो लोदी फैमिली को लीड कर रही थी इब्राहिम लोदी की वालिदा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहती हूँ बाबर के साथ। तो बाबर ने कहा ठीक है डील कर लेते हैं। उसने 3 शराइत रखी लोदी फैमिली की, वालिदा ने इसकी इब्राहिम लोदी की। पहली शर्त कि मेरी फैमिली को पूरी तरह कंट्रोल सिक्योरिटी दी जाए। ओके। साथ हमें 7 लाख सिक्के दिए जाए सोने के, और साथ ही साथ हमारी फैमिली को 1 मील दूर आगरा से जो है किला दिया जाए, और हम मेरे बच्चों को, हमारी जो औलादे हैं उनको जो है जायदादें बख्शी जाएं, ज़मीनें बख्शी जाएं। बाबर ने कहा चल ठीक है, आपको जो आपकी कंडीशन है मैं सारी एक्सेप्ट करता हूँ और आपको दे देता हूँ सारा कुछ। ऐसा ही हुआ, डील हो गई।
तो लेकिन मन ही मन में इब्राहिम लोदी की वालिदा के दिल में ये चीज़ थी कि मैंने बदला लेना अपने बेटे के कत्ल का। तो उनने एक मंसूबा बनाया कत्ल का बाबर के बाबर के बावर्चियों को उनने ब्राइब दी, रिश्वत दी कि तुम ये जहर मिला दो इसके खाने में। ऐसा ही हुआ तो चंद माह बाद बाबर को जहर दे दिया गया। जहर दिया गया तो यकदम बाबर को बुरा महसूस होना शुरू हो गया कि तबीयत खराब हो रही है मेरी। उसने कहा सबसे पहले तो खाना चेक करवाओ उसमें क्या था। खाना जानवरों को खिलाया गया तो जानवर भी बीमार हो गए लेकिन मरे नहीं, जहर का असर नहीं हुआ उन पर भी। और बाबर भी जड़ी बूटियाँ लेता रहा और उसकी सेहत भी बेहतर हो गई। जब तहकीक की गई, तहकीक में सामने आया कि ये तो आपके बावर्चियों ने कर दिए। 2 औरतें थी 2 मर्द थे। बाबर ने एक बावर्ची को जो है मर्द बावर्ची को टुकड़े टुकड़े करवा दिए, एक को हाथी के पाँव से कुचलवा दिया, एक औरत को भी हाथी के पाँव से कुचलवा दिया और एक को गोली मार दी गई। फिर जी बाबर को पता लगा कि ये सारा काम जो है इब्राहिम लोदी की वालिदा का है। उसने कहा अब इसका क्या हाल करें। उसने जितना उनके पास माल था जो दिया गया था सबसे पहले तो उसने जब्त कर लिया। इधर तो कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, पैसा भी गया, किला भी गया, शोहरत भी गई, जो भी उनके पास था। और इब्राहिम लोदी की वालिदा को जो कैद किया जाता है और जो बाकी उसकी फैमिली थी उसे काबुल भेज दिया जाता है जहाँ बाबर का बेटा कामरान मिर्जा हुकूमत कर रहा था। अच्छा, उधर उन्हें भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की वालिदा ने उसके बाद दरिया में कूद कर खुदकुशी कर ली। अच्छा चीमा साहब, उसके बाद देखिए बात है कि तख्त हासिल करना और उसे चलाना 2 अलग चीज़ें, बिल्कुल सही। आप चीमा साहब समझता था राणा सांगा जिसने कि इनवाइट किया था बाबर को कि आओ और इब्राहिम लोदी को हराओ। अच्छा। राणा सांगा सोचता था कि जैसे तैमूर जो पहले आया था तो उसने लूटमार की हिंदुस्तान में और वापस चले गया, और ऐसा ही बाबर आएगा लूटमार करके वापस चले जाएगा इब्राहिम लोदी को हरा के। और राणा सांगा ने वादा किया था कि मैं आपका साथ दूंगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग में, लेकिन राणा सांगा अपने ही इलाके में रहा और साथ भी नहीं दिया बाबर का, और इसी बाबर जो है बदअहल समझता था। अच्छा, ये बहुत बुरा आदमी है, इसे नफरत करनी शुरू कर दी। तो इसके बाद चीमा साहब राणा सांगा ने कहा कि तुम ये तख्त मेरे हवाले कर दो। बाबर ने कहा कि मैं इधर ही रुकूंगा और इधर ही हुकूमत करूंगा। जो लड़का फरगाना से बाहर निकाला गया, हुकूमत तक छीना गया, आज वो बन गया हिंदुस्तान का शहंशाह। उसने कहा मैं इधर ही रुकूंगा। और राणा सांगा ने जो मेवाड़ के थे उन्होंने कहा जी अब स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इसे बाहर क्यों निकालना है, और ये फॉरेन इन्वेजन है। पहले फॉरेन इन्वेजन नहीं था ये। उसके बाद राणा सांगा ने कहा ये फॉरेन इन्वेजन है। उससे फिर चीमा साहब 1527 16 मार्च को राणा सांगा मारवाड़ के, अम्बेर के, ग्वालियर के, अजमेर के, चांदेरी और सुल्तान महमूद लोदी तमाम ये मिलके जो है आ जाते हैं बाबर से लड़ने के लिए। और ये जो आखिरी में नाम ये सुल्तान महमूद लोदी, ये इब्राहिम लोदी का ही रिलेटिव था जो कि दोबारा राणा सांगा से मिल गया कि बाबर को बाहर निकाला जाए, क्योंकि बदले की आग तो इनमें थी, हमने बदला लेना है बाबर से। चीमा साहब इसके बाद बाबर ने कहा कि अब लड़ना पड़ेगा इनके साथ। तो बाबर ने एक स्ट्रेटजी बनाई दोबारा। बाबर ने कहा सबसे पहले तो अब सब डर गए थे कि जो राणा सांगा की फौज है बहुत बड़ी तादाद में है, हमारे पास भी लश्कर है बड़ा, लेकिन राणा सांगा तो बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है, बहुत सारे उसके साथ बहुत राजपूत वॉरियर्स हैं और राजपूत बहुत अच्छा लड़ते थे, बहुत तगड़े वॉरियर्स थे ये। ओके। उसने कहा कि बाबर की फौज डर चुकी थी। उसने सबसे पहले मन्नत मांगी बाबर ने, क्योंकि वो शौकीन था शराब पीने का, वाइन का। सबसे पहले उसने कहा या अल्लाह मैं मन्नत मांगता हूँ कि अगर मैं ये जंग जीत गया मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, और जो मैं शेव करता हूँ मैं दाढ़ी रखना शुरू कर दूंगा। ओके। और ठीक है। फिर उसने कहा जी, एक नजूमी ने कहा कि ये मुरीह जो मार्स है ये मगरिब की तरफ आ गया है, तो हिंदू जीतेंगे, और ये बहुत बुरा साइन था बाबर के लिए। अब बाबर ने क्या किया, अपने फौज को हौसला देने के लिए 2 काम किए। एक तो उसने कहा जी क्योंकि ऊँटों के ऊपर शराब ही शराब वाइन आती थी काबुल से बन के, इतने वो शराब के बहुत शौकीन थे बाबर की फौज। सबसे पहले से शराब को अंदर नमक मिला के सिरका बना दिया, ठीक है, और बर्तन तोड़ दिए शराब के, क्या आज कोई शराब नहीं पिएगा। और दूसरा उसने क्या काम किया, उसने कहा हर बंदा जो दुनिया में आता है उसने हर कार वापस जाना ही है, और जज्बा शहादत दिलाया गया फौजियों को कि हम जिनसे जीतेंगे और हमने हर कार जाना ही जन्नत में, हम आए हैं तो वापस भी जाना है। हर बंदे ने जज्बा शहादत दिला के मोराल अप कर दिया अपनी फौज का। तो उसके बाद जो है बाबर ने बड़े काम कर दिए शराब। और उससे बाद ऐसा सबसे अहम बात ये है कि उसने कहा कि मेरी हुकूमत में मैं मुसलमानों के खिलाफ सारे टैक्स खत्म कर दूंगा। अच्छा। लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं इसने किया। मैंने तो मान ली, पर टैक्स खत्म नहीं हुए। ओके। उसके बाद जी दोबारा वही स्ट्रेटजी पानीपत वाली
बनाई गई राणा सांगा के खिलाफ। चिमा साहब इलाका था आगरा के करीब एक गाँव था हानवा, उस जगह पर इन दोनों फौजें आ गईं और बाबर ने वही दोबारा स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी कि मैं तोपों का इस्तेमाल करूंगा, मैं बंदूकों का इस्तेमाल करूंगा और राणा सांगा की फौज को हराना है। ऐसा ही हुआ, वो कुछ अलायंस जो थे राणा सांगा के वो दोबारा बाबर के साथ मिल गए और बाबर बासानी ही वो जंग जीत गया। और राणा सांगा वापस अपने इलाके में चले गया, क्योंकि उस इलाके में बगैर पानी की सप्लाई और के खाने की सप्लाई की जंग नहीं लड़ी जा सकती। इलाका ही ऐसा था। बाबर ने भी उसका पीछा नहीं किया। कहा जाता है कि 1 साल बाद ही राणा सांगा की डेथ हो जाती है, लेकिन उसके माइंड में एक चीज़ थी कि मैंने दोबारा बदला ले रहा है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि राजपूत के बादशाहों ने उसे जहर दे दिया था, ताकि वो समझते थे कि इस टाइम बाबर से लड़ना जो है खतरे से हाल ही नहीं है, अभी हमारी इच्छा नहीं, बाद में लड़ा जाए। लेकिन राणा सांगा दोबारा लड़ना चाहता था, क्योंकि मेवाड़ का था, राजपूत वॉरियर था, बड़ा मशहूर था। और चिमा साहब उसके बाद देखा जाए तो बाबर जो थे 2 साल बाद ही मर गया, डेथ हो गई उसकी। और कहा एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या से मंसूब है कि बाबर की डेथ क्यों हुई। उस वक़्त हुमायूं की तबीयत बहुत ख़राब थी और बाबर उसके बिस्तर के इर्द गिर्द आके चक्कर लगा रहा था और दुआ कर रहा था कि या अल्लाह कि मेरी ज़िंदगी जो है मेरे बेटे हुमायूं को दे दे, मेरी बल्कि ज़िंदगी बेशक ले ले। कुछ दिन बाद ही हुमायूं सेहतयाब हो रहता है और बाबर जो है वो बिल्कुल जो है बीमार हो जाता है और तब उसकी डेथ हो जाती है 1530 में। और हुमायूं सेहतयाब था, वो उसका डिसेंडेंट भी था। ऐसे ही चिमा साहब बाबर की वसीयत के मुताबिक उसे दोबारा काबुल में ले जाया गया और उसे उधर दफन किया गया, काबुल में जाके। उसका उधर ही कब्र है, काबुल में उसकी कब्र है और उधर ही काबुली बाग के नाम से उस जगह पर से दफन किया गया है। अमीर हुसैन, आपने तो बहुत ही डिटेल से हमें एक पूरी की पूरी हिस्ट्री बताई है कि बाबर कहाँ से चला, उसने लोदी के साथ क्या किया, पावर कैसे रिटेन की और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया। लेकिन बाबर के बारे में एक बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है जो वो जानना चाहते हैं, एक लोगों के अंदर क्वेरी है कि बाबर एक जालिम बादशाह था या बाबर एक रहमदिल था, वो किस तरह का बादशाह था, उसके बारे में क्या लोगों के तासुरात हैं, तारीख ने क्या लिखा है? जी मतलब अभी तक जो है रिसर्च चल रही है मुख्तलिफ हिस्टोरियंस के दरमियान, क्या बाबर एक जालिम बादशाह था, क्या रहमदिल बादशाह था। कई हिस्टोरियंस ने ये लिखा है और बाबर ने अपनी किताब खुद बाबरनामा में ये लिखा हुआ है कि मैं एक दफ़ा अफगानी आर्मी के कुछ फौजी हमारे पास थे, तो हाँ उसने उनके सर कटवा के मीनार बनवा दिया। ऐसे ही पानीपत की जंग में किया कि फौजियों के सर कटवा के मीनार बना देता था। ये तो बड़ा जुल्म है, बहुत जुल्म था। अच्छा। और चिमा साहब जो असल जुल्म था वो था कि जो सिखों के ऊपर किया इसने, सिखों के ऊपर देखें बाबर से लेके औरंगजेब तक सब ने जो है जुल्म किया है। ये एक तारीख में लिखा गया, औरंगजेब ने भी किया, बाबर ने भी किया। जो सिखों के सबसे पहले गुरु थी गुरु नानक जी, उसने सबसे पहले से उन्हें कैद करवाते हैं, कैद करवा के उन्हें फोर्स करता है चक्की पीसने पर और गुरु नानक जी को कई साल कैद में रखा जाता है। और आज भी ये गुरुद्वारा जो है वो उस जगह पे मौजूद है, गुजरांवाला में, एमनाबाद में, गुरुद्वारा चक्की साहिब। गुजरांवाला ये पंजाब, एमनाबाद जी, ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर एक शहर है गुजरांवाला, जिसकी बात आप कह रहे हैं, और वहाँ पे एमनाबाद एक इलाका है। हाँ। उस इलाके में उनका आज भी गुरुद्वारा मौजूद है। और गुरु नानक जी खुद इस बारे में लिखते हैं कि बाबर एक बहुत जालिम बादशाह है। ये गुरु नानक ने कहा? जी, ओके। उन्होंने कहा मुगल बहुत जालिम है, जालिम बादशाह है। और देखा जाए तो आप देखें कि बाबर जो था इसका रवैया हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अच्छा नहीं था। और मुसलमान काफ़ी डिफ़िकल्टीज का सामना उस वक्त कर रहे थे और हिंदू भी। और चिमा साहब कुछ लोगों ने कहा है कि जहाँ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी 1528 में, वो बाबर के शायद पता नहीं था कि ये बड़ी ही होली प्लेस है हिंदूज़ के लिए, जो अयोध्या में बिल्ड की गई। तो उसके बाद ये राम मंदिर बना दिया गया। अब तो आपको पता ही अयोध्या, ये उसने आर्मी ने बिल्ड कर दी। हिंदुओं पे भी जुल्म किया गया, मुसलमानों पर भी हुआ, सिखों पर भी हुआ, क्योंकि उसने जबर के साथ हुकूमत करनी थी हिंदुस्तान पर, ताकत के जोर से। क्योंकि कुछ मुसलमान भी इसके खिलाफ उठते थे, आवाज़ उठाते थे, कुछ हिंदूज भी उठाते थे। वो जितने होते थे कहा जाता है कि मरवा देता था, कत्ल करवा दिया जाता था। सिखों के ऊपर भी जुल्म, सिखों के रिलीजन की एक्सपेंशन ना हो, क्योंकि सिख जो थे वो हिंदूज के लिए बहुत आवाज़ उठाते थे। इसलिए कई सिखों के गुरु को ऐसे ही शहीद करवाया गया है। अब औरंगजेब ने भी करवाया, शाहजहां ने भी करवाया, बाबर ने करवाया, हुमायूं ने करवाया, अकबर ने करवाया। इन तमाम ही सिखों के खिलाफ जो मुजालिम किए गए थे उस वक्त। और देखा जाए चिमा साहब तो 4 जंगें जो थी बाबर ने लड़ी थी। पहली 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जो कि बड़ी छोटी आर्मी थी और जीत गया बाबर। फिर 1527 में राणा सांगा के खिलाफ, जिसमें हसन खान मेवाती भी थे, अफगान अलाइज भी थे।
और राजपूत वॉरियर्स भी उसके साथ थे राणा सांगा के खिलाफ। 1527 में ये जंग लड़ी। फिर बैटल ऑफ चंदेरी जो कि 1528 में जो है बाबर ने लड़ी। इसमें चीमा साहब मैदानी राय चंदेरी को बाबर हराता है और उस इलाके को भी कब्जा कर लिया जाता है। फिर लास्ट बैटल जिसने लड़ी है वो अफगानी आर्मीज के खिलाफ है जो कि 1529 में लड़ी, क्योंकि 1530 में इसकी डेथ हो जाती है अचानक ही। वो 1529 में चीमा साहब जो बैटल थी, फाइनल बैटल थी बाबर की, वो अफगान फोर्सेस जो महमूद लोदी, सुल्तान नुसरत शाह लीड कर रहे थे फौज को, बाबर इसमें भी फतह हासिल करता है और मुसलसल 4 जंगें फतह हासिल करता है और जल्दी 50 साल की उम्र में बाबर जो है वफात पा जाता है। सिर्फ 50 साल की उम्र में वफात पा गया? पा जाता है। ओह अच्छा। और उसके बाद कहा जाता है कि इसका जो है हुमायूं जो है डिसेंडेंट, वो इतना कोई अच्छा हुक्मरान नहीं बन सका, ताकतवर हुक्मरान नहीं था। यही थी बाबर की एक स्टोरी। लेकिन इस बाबर ने एम्पायर बड़ी खड़ी कर ली, वो फाउंड कर दी थी इसने मुगल एम्पायर, जो कि 300 साल तक रही और किसी भी मुस्लिम रूलर्स ने, मुस्लिम फैमिली ने 300 साल तक इंडिया पे हुकूमत नहीं की है। सल्तनत ऑफ दिल्ली भी रही, इब्राहिम लोदी भी रहे, लेकिन 300 साल तक किसी भी खानदान ने हुकूमत नहीं की इंडिया पे सिवाय मुगल्स के। और चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया में राणा सांगा ने ही बुलाया था, इन्वेजन करवाया था उसका। बाबर खुद तो नहीं आ सकता था अगर आप उसे आने ही ना देते राणा सांगा। तो ये इन्वेजन प्लान्ड था, कोई हादसा नहीं था, सारा कुछ ही प्लान था। राणा सांगा ने पहले बुलाया, उसने कहा लूट मार करके वापस चले जाएगा, मैं अपनी एम्पायर फैला लूंगा। लेकिन राणा सांगा इसमें नाकाम रहे और बाबर जो है उधर ही रह गया। फिर बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे करके फिर हुकूमत बढ़ती है, 300 साल तक हुकूमत। लेकिन बाबर ने अपने दौर में काफ़ी, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि देखो हैं ये मुसलमान लेकिन पीते शराब थे, क्योंकि इस्लाम में तो मज़हब में तो शराब हराम है। लेकिन ये फिर ये पूरे मुसलमान नहीं थे, या फिर ये इतने ताकतवर थे कि इनको मज़हब की कोई फिक्र नहीं थी। जब दिल करता था मज़हब का इस्तेमाल कर लेते थे, जब दिल किया मज़हब को छोड़ दिया। जैसे आप बता रहे थे कि जब उन्होंने शराब को छोड़ा तो क्या जी कैसे लोगों को मोटिवेट करें कि लड़ना है, तो फिर उन्होंने उनके अंदर शहादत जो है उसका जज्बा उनके अंदर भरा और उनको फील कराया कि आप जब मारे जाएंगे तो आप जन्नत में चले जाएंगे और आपकी फिर वो ज़िंदगी बदल जाएगी। और ऐसे ही कई जो है बाबर की हुकूमत में, हुमायूं की हुकूमत में, अकबर की हुकूमत में फैसले करवाए जाते थे ज़बरदस्ती मौलाना से, अच्छा, मौलवियों से कि आप इस तरह के फतवे दे दें, अच्छा, ताकि हुकूमत हमारे कंट्रोल में रहे। वाह। और ज़्यादातर देखा जाए तो मुसलमान भी इस चीज़ पंख थे। और जब बाबर ने जब दीन इलाही बनाया जो कि मजहबी अलग था, वो देवता बन गया इधर के इंडिया का। मुसलमान से मुस्लिम से ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना हिंदू ने एक्सेप्ट किया था। 10 साल तक रहा, लेकिन दोबारा से अबॉलिश कर दिया। यही था कि वो अपनी मर्जी से फतवे दिलवाने हैं, अपनी मर्जी से सारा काम करना है। ओके। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबर बहुत अच्छा था, किताबों में लिखा गया है। हाँ, तारीख तो फिर डिफरेंट किस्म की तारीख लिखी जाती है, लेकिन आपने कुछ एक्शंस बताए हैं खास तौर पे जो गुरु नानक के हवाले से और जो सिखों ने बात की है उसका भी अपना एक वजन है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपने हमें आज बाबर के बारे में एक ओवरव्यू दिया, उसकी बहुत सारी जो जंगी जो फतूहात उसने की उसका, और उसकी पर्सनल लाइफ उस पर वो जो हमले हुए, और ये भी बताया कि किस तरह वो मज़हब का जो है इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए भी करते हैं, और उनके अंदर खौफ भी था। और लेकिन ये भी है कि 50 सालों में उसने बहुत कुछ अचीव भी किया। लेकिन जारी बात है कोई भी सल्तनत जो है या हुकूमत जो है वो खौफ के ज़रिए कायम नहीं रहती, वो आपने लोगों को हार्ट्स एंड माइंड जीतने होते हैं। तो एक बड़ी मैं समझता हूँ कि उन्होंने फुटप्रिंट इस खित्ते में छोड़े हैं। लेकिन हम अक्सर जब मुग़लों को याद करते हैं तो हम तो कहते हैं कि अगर क्या ही अच्छा होता अगर वो कोई यूनिवर्सिटीज़ बना जाते, वो कोई ऐसी, जब 16ਵੀं सदी में 17वीं सदी में वो यहाँ पे अयाशियाँ कर रहे थे, उस वक्त ऑक्सफोर्ड की बुनियाद रखी जा रही थी, उस वक्त कैमरेज और दुनिया के बड़े बड़े ख्वाब देखे जा रहे थे। और इसलिए कंपनी को आपने खुद ही लाया जी, खुद ही लेके आया। वो फिर हमें फ़ायदा, इस खित्ते में फ़ायदा तब होता अगर वो तालीम को सरेआम करते, तब प्रमोट करते। अगर उन्होंने एक वो आगरा के अंदर बना दिया है तो उसका ठीक है, वो जिधर बन गया बना दी, हमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ एट लार्ज। उनका मैं समझता हूँ कि बड़ा रूलर वही होता है जो ऐसे फुटप्रिंट छोड़ दे जो आने वाली नस्लों के लिए काम आए। सो मुगल्स को एज ए इसलिए तो याद किया जाता है कि उन्होंने तारीख में 300 साल थे, लेकिन मुगल्स की वो जो कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि हम सारे लोग मुगल्स की इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मुझे तो ये समझना है कि अगर वो थे तो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया लोगों की वेलबींग के लिए। आज का जो पाकिस्तानी है या इंडियन है या बंगाली या अफ़गानी जो है, उनका
ज़िंदगी कैसे बेहतर हुई उनके। आज तो हम कहते हैं ना कि गोरे के आने से इतनी लाइन, रेलवे लाइन बची हुई है, इतनी बिल्डिंग छोड़ गए, इतनी यूनिवर्सिटी छोड़ गए, पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़ गए, फ़लाँ चीज़ छोड़ गए, आप याद करते हैं, आप उनको अच्छा नहीं पसंद करते कई लोग। जारी बात है उन्होंने बड़ा यहाँ पर जुल्म किए गोरों ने भी, बट द पॉइंट इज़ कि दे आर स्टिल रिमेंबर्ड इन दैट वे। बट थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।